सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके सीटेट मैथ का सीटेट जो आपका सितंबर 2015 में हुआ था। सीटेट सितंबर 2015 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, गणित के पूरे 300 प्रश्नों को, और एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हल करते हुए चलेंगे। और इससे पहले के जितने भी पेपर हैं वह मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। 2022 तक के सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे। नीचे लिंक पे जा करके आप गणित की प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सभी प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न संख्या 31 है। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या। अब देखिए, एक विद्यालय है जिसमें 660 विद्यार्थी हैं और इन 660 विद्यार्थियों में 2/3 लड़के हैं। 2/3 यानी कि 2/3 कुल विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। अब लड़कों की संख्या का 3/4 जो है वह खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विद्यार्थी कितने हैं, जो कुल विद्यार्थी हैं विद्यालय में वह कितने हैं। कुल विद्यार्थी जो है वह है 660। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 विद्यार्थी क्या है, 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है। जो लड़कों की संख्या है वह 2/3 विद्यार्थी है, 2/3 है तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 गुणे विद्यार्थियों की संख्या, अब 3 से काटिए, 2 2 0 और 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 440। यानी कि विद्यालय में लड़के कितने हैं, 440। ठीक। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि जो लड़के हैं उनमें 3/4 खिलाड़ी, तो खिलाड़ी लड़के कितने हो जाएंगे। खिलाड़ी लड़के कितने हो जाएंगे, जो लड़कों की संख्या है उसका 3/4 जो है वह खिलाड़ी लड़के हैं। तो 3/4 3/4 गुणे 440। अब 4 से काटिए तो 11 और 0। अब 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 330 लड़के जो हैं वह खिलाड़ी हैं। तो अब खिलाड़ी लड़कों की संख्या आपको पता चल गई। अब यहाँ पे जब आपको 440 पता चल गया कि स्कूल में लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी। लड़कियों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, कुल जो विद्यार्थी हैं यानी कि 660 माइनस जो लड़के हैं 440, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220। तो इस तरीके से विद्यालय में कितनी लड़कियां हो गई, 220। और बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है उसका 1/4 खिलाड़ी लड़कियां हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खिलाड़ी लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। खिलाड़ी लड़कियां ये हो जाएगा कितना है, इनकी संख्या है 1/4, तो 1/4 गुणे 200। अब 4 से काटिए तो 5 बार में 4 × 5 = 20 और 2 फिर 5 बार जाएगा तो 55 हो जाएगा। तो खिलाड़ी लड़कियों की संख्या हो गई 55 और खिलाड़ी लड़कों की संख्या हो गई 330। अब जो कुल खिलाड़ी हो जाएंगे स्कूल में वह हो जाएंगे 330 लड़के खिलाड़ी और लड़कियां खिलाड़ी, दोनों की संख्या जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 8 3 385 385। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में 385 जो कुल खिलाड़ी होंगे विद्यालय में और 385 होंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 है। रेनू अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। अब देखिए, यहाँ पे एक कमरा है जो 9x7 का है, 9x7, 9 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा। ठीक है। अब इसमें टाइलें लगानी है। ठीक है। तो वही टाइल जाके सेट होगी जो इसके गुणनखंड होंगे 9 और 7 के। ठीक है। तो अब ये देखिए मीटर में दिया गया है और ऑप्शंस में आप देखिए तो गुणे में सेंटीमीटर में सभी दिया गया है। तो पहले तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 9 मीटर क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। अब
ऐसी टाइल हमको चाहिए। देखिए जो क्षेत्रफल होगा उसे आप कितना लिखेंगे, 900 गुणे 700, और टाइल का जो क्षेत्रफल है वह यहाँ देखिए गुणे के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप नीचे रखते जाइए, सभी ऑप्शंस को यहाँ नीचे ले आइए। ठीक है, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही ऑप्शन क्या होगा, वही टाइल बिना काटे लग जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए 35 गुणे 35 अगर नीचे हम लिखते हैं, देखिए 35 गुणे 35, अब 35 से ये 70 तो कट जाएगा, लेकिन इस 35 से यह 900 जो हो जाएगा यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए 35 गुणे 35 वाली टाइल नहीं लगेगी। इसी तरीके से आप देखिए 40 और 65 वाली, 40 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 55 गुणे 40, और लास्ट में देखिए 35 गुणे 45। अब 35 गुणे 45 जो दिया गया है, 35 से ये 70 कट जाएगा और 45 से जो है वह 90 कट जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन जो टाइल बिना काटे लगाई जा सकती है वह 35 गुणे 45 वाली टाइल होगी। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या देख लीजिए कितनी होगी, 6 गुणे, अब घंटे में है तो पहले मिनट में बनाएंगे, फिर उसके बाद जब 60 से गुणा कर देंगे मिनट में हो जाएगा, फिर एक बार 60 से गुणा करेंगे तो ये कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंडों में। तो ये जो संख्या आएगी यह क्या है, 6 घंटे सेकंडों में। ठीक, और यह किसके बराबर है यह हमें देखना है। तो देखिए 10 दिन, 10 दिन यानी कि 10 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर निकालना है। ठीक है, अब इसे हमें मिनटों में ही कन्वर्ट करना है, सेकंड में अब हमें नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 6 घंटों के सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों के संख्या के बराबर है। बस संख्याओं को हमको देखना है बराबर है। ठीक है, समय में आप कंफ्यूज मत होइए, सेकंड और मिनट में जैसे कह रहा है सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसको कह रहा है मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, और देखिए संख्या बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये केवल यही पूछना चाह रहा है कि संख्याएं बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए 10 दिन में मिनटों की संख्या बोला है कि बराबर है कि नहीं, तो देखिए 10 गुणे, अब दिन में पहले तो घंटे होंगे, तो 10 दिन में कितने घंटे होंगे, 10 गुणे 24। ठीक, अब इसके बाद इसको हम बनाएंगे, घंटों में आ गया, अब मिनटों में बनाने के लिए गुणा 60 कर देंगे। ठीक, और इसी तरीके से अब देखिए 12 गुणे 24 गुणे 60 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहीं पे पहला ही जो ऑप्शन है इसको अगर हम लोग देखिए थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखें तो ये कितना लिखा जा सकता है, 10 गुणे 24 को लिख देंगे 6 गुणे 4 और गुणे 60, और देखिए 10 का गुणा 6 में होगा 60, 60 गुणे 4 या 4 गुणे 60 गुणे 60 हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए 6 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 15 गुणे 24 गुणे 60, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 15 को कितना लिखा जा सकता है, 3 गुणे 5, और 24 को कितना लिखा जा सकता है, 6 गुणे 4 गुणे 60। ठीक है, अब यहाँ पे 15 का ऐसे गुणा आप सीधे 4 में कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 15 चौक 60, यानी कि 6 गुणे 60 आप लिख लोगे और गुणे 60। तो यही हमें संख्या निकालना था, 6 गुणे 60 गुणे 60। ये किससे आ रहा है, 15 दिन से आ रहा है। तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 15 दिन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, 4 घनाभाकार बक्सों की बीमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए 4 बक्से जैसे कि बताए जा रहे हैं, इनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिए गए हैं। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। अब देखिए लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घन को पैक करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 बक्सों का उपयोग होगा, जैसा कि ऑप्शन से समझ में आ रहा है, और किन 2 बक्सों का इस्तेमाल होगा यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्हीं बक्सों का आयतन लिखेंगे, इन्हीं बक्सों का आयतन लिखेंगे, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो आयतन देखिए कितना आएगा। अब देखिए 20 का गुणा 25 में आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, और 500 का गुणा 18 में आप करोगे, 500 गुणे 18, तो 18 25 90 होता है और 2 शून्य और, तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है,
और इसी तरीके से देखिए 20 गुणे 20 400 और 400 को गुणा 23 में, 23 गुणे 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा और 2 शून्य 9200। और इसके बाद ये देखिए तो यहाँ पे 20 गुणे 22 ये हो जाएगा 440 और 440 का गुणा होगा 21 में, तो ये हो जाएगा 92 40। और इसके बाद देखिए फिर आप गुणा कर लीजिए, 20 का गुणा आप कर लीजिए 24 में तो हो जाएगा 480, 24 का गुणा 20 में करिएगा तो 480 गुणे 19 कितना हो जाएगा 9120। ठीक, अब 18,440 हमको लाना है, तो किसको किसको जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 18,440 हमको चाहिए। तो ये देखिए पहला और दूसरा साफ साफ दिख रहा है, 9,9,000 18,000 हो जाएगा और 200 और 240 440 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है दूसरा और तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 35 है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों की बात हो रही है, एक आयत है और एक वर्ग है। ठीक है, पहले तो आयत की जो लंबाई है वह बताया गया है कि 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग के भुजा का 2 गुना है। ठीक, आयत की लंबाई जो है वह 2 गुना है किसी 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के। ठीक है, तो अब देखिए 80 सेंटीमीटर जिस वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का 80 सेंटीमीटर परिमाप है। ठीक है, अब उसका भुजा कितना होगा, उसका भुजा देखिए परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4 यानी कि 80 बटे 4 कितना आ जाएगा 20, तो 2 गुणे 20। तो आयत की लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई जो हो जाएगी वह 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, यह यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए अब आयत की चौड़ाई हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर तो आयत का एरिया कितना हो जाएगा 40 गुणे 20 यानी कि 4 दूनी 8, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे वर्ग का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का एरिया कितना ज्यादा हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिफरेंस आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 250 रुपए प्रति केले के दर से 3.5 किलो सेब 57.60 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75.4 प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए का नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सभी जितना उसने सामान लिया है वह जोड़ लेना है। आपको रेट दिया गया है और कितना उसने लिया है यह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दर्जन वाली चीजें, जैसे दर्जन, यहाँ पे देखिए दर्जन में केले लिए हैं और उसने प्रति केले का दाम दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए 750 ग्राम अंगूर लिए हैं और प्रति किलो का दाम दिया गया है, ये चीज ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब उसने 500 का नोट दिया है और कितना उसको वापस मिलेगा यह आपको बताना है, यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि 1.5 दर्जन केले लिया है उसने, 1.5 दर्जन केले, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि हरुण ने 1.5 दर्जन केले लिए हैं जो कि 2.5 रुपए प्रति केले के दर से है। अब 1.5 दर्जन केले लिए हैं, एक दर्जन में होता है 12, 1.5 दर्जन में हो जाएगा 18 केले और 18 केले उसने 2.5 रुपए प्रति केले के दर से लिया है। तो टोटल दाम जो आ जाएगा वह आ जाएगा 18 गुणे 2.5 और कैलकुलेट आप इसे कर लोगे तो यह आ जाएगा 45 रुपए का केला उसने ले लिया। अब इसके बाद देखिए
3.5 किलो सेब बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3.5 किलो सेब और 1 किलो सेब का दाम है 57 रुपए 60 पैसे। 3.5 किलो सेब लिया है यानी कि 7/2 कर दीजिए और 57.60 इसका गुणा कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 201.6 रुपए। और अब इसके बाद देखिए तीसरा आइटम कौन सा लिया उसने, 1.5 किलो आम 75 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से 1.5 किलो आम भी उसने लिया है। 1.5 किलो आम यानी कि 3/2 और गुणे दाम कितना है 75.40, तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 113.1। ठीक, अब उसने 750 ग्राम अंगूर लिए हैं। इसके बाद उसने 750 ग्राम अंगूर लिए हैं 120 रुपए प्रति किलो के दर से। 120 रुपए प्रति किलो, 750 ग्राम को हम बदल लेंगे किलो में तो ये आ जाएगा 3/4 किलो। और अंगूर का दाम कितना है, दाम है अंगूर का 120 रुपए, तो 120 इंटू 120 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 रुपए। अब इसके बाद सभी को आप जोड़ लीजिए तो सभी को 0.1 0.6 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 7। और इसके बाद देखिए 3 1 और 5 ये हो जाएगा 9। इसके बाद देखिए जुड़ेगा 4 0 1 9 तो हो जाएगा 14 और हासिल लग जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3 और हासिल है 4। 449.70 ये हो जाएगा उसने जितने का सामान लिया है, 449.70। अब बचा कितना, 500 में से घटा लीजिए तो 50 रुपए 30 पैसे बच गया। तो चौथा जो ऑप्शन है 50 रुपए 30 पैसे विक्रेता जो है वह जो फल वाला है वह उसे लौटाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं तो एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का क्या मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि आपको पैकिंग करनी है। ठीक है, एक लकड़ी का बक्सा इस प्रकार से बन रहा है और उसमें क्या है, उसमें किताबें रखी जा रही हैं, किताबें जो है वह रखी जा रही हैं। ठीक है, किताबें रखी जा रही हैं और एक बक्से में कितनी 98 किताबें पैक हो सकती हैं। ठीक है, और इसका एक बक्से को बनाने का जो कॉस्ट है, एक बक्से का पैक करने का जो कॉस्ट है वह 518 रुपए है। और कुल किताबें जो हमें पैक करनी है वह कितनी है 10,290। 10,290 किताबें हमें पैक करनी है। अब एक बॉक्स में आ रहा है 98, तो कुल बॉक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, बॉक्सों की संख्या जो हो जाएगी NB नंबर ऑफ बॉक्स जो हो जाएगा वह कुल जो किताबें हैं और उसमें एक बॉक्स में कितनी किताबें आ रही हैं इससे भाग दे देंगे। तो अब देखिए दोनों सम है, 2 से कटेगा, ये 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 4 और 5, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 51/45/49। अब 49 देखिए 7 से कटता है, 7 से काटिए तो 7 7 49 और 7 7 49 और यहाँ 2 तो जाएगा कितनी बार, ये हो जाएगा 24 और 3 बार जाएगा और फिर 3 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, 735/7। 735/7 फिर 7 से कटेगा और 105 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो कितनी संख्या आ गई 105। 105 बक्से हमको लगेंगे किताबों, सभी किताबों को पैक करने के लिए और एक बक्से का दाम है 518 रुपए। गुणा कर दीजिए, इसे आप लिख सकते हैं 100-5 गुणे 518। अब गुणा करने के बाद देखिए 518 और 2 शून्य धन 5 का गुणा आप करिए 518 में तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, कि शून्य हासिल लगेगा 4, फिर देखिए 5 का नंबर 5 और 9 हो जाएगा ये, और 5 5 25 25 90 इसमें जोड़ दीजिए तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 9 और 8 5 13 हासिल लगेगा 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 5 54,390। 54,390 दूसरे ऑप्शन में दिया गया है तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को लंबाई को मापना सिखाना है। ठीक है,
अब इसका सही क्रम क्या है, पहले क्या आप सिखाएंगे यह देखिए। ऑप्शंस को पढ़िए। प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। अब प्रमाणिक मापे जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी चीजें आप पहले ही बच्चे को बता दोगे, उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना। जैसे 1 कदम, 2 कदम, ये सब क्या है, अप्रमाणिक मापे हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, प्रमाणिक इकाई को विकसित कराएंगे, उसके बाद फिर तुलना कराएंगे। तो ये जो क्रम है यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब दूसरा देखिए, पढ़िए। तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो काम आप कर सकते हो वह तुलना करने का कर सकते हो, कि बच्चे को दिखाइए कि देखिए यह एक पेंसिल लीजिए, 2 बच्चों से 2 पेंसिल लीजिए, एक पेंसिल आप दिखाइए कि बड़ी है, एक छोटी है। ठीक है। तो ये तुलना करना हो गया। तो इससे बच्चे के अंदर लंबाई क्या होती है इसकी समझ डेवलप होगी। ठीक। फिर उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग, यही तुलना करके अप्रमाणिक मापों का उपयोग करके आप बच्चे को एग्जाम्पल के माध्यम से बताओगे कि देखिए कदम हम लोग चलते हैं, तो कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद आप आओगे प्रमाणिक इकाइयों पे। ठीक है। तो पहला आप समझ गए, तुलना करना होगा। दूसरा अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और तीसरे स्थान पे आएगा प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। प्रमाणिक मापों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, जो मापे बनाई जा चुकी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। ठीक है। प्रमाणिक मापों को, और उसके बाद जो विभिन्न विभिन्न इकाइयां हैं उनको। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक स्तर पे लंबाई को मापना बच्चे को आप इस तरीके से इस स्टेप में सिखाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। देखिए, चौथी कक्षा का एक विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी जो है वह दशमलव के 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। अब देखिए, विद्यार्थी को जैसे 3.14 या 3.45 लिखा हो, तो इसे क्रम में वह व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है। बड़ा छोटा कहाँ, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यह क्रम में वह लगा लेता है। ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, यह कैसा ध्येय है। ठीक है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। विषयात्मक ध्येय, प्रकृत्यात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितता ध्येय या सामाजिक ध्येय। तो यहाँ पे सुव्यवस्थितता ध्येय सही है। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। बच्चा संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से लगा लेता है। तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 40 है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए कौन सा व्यवहार कौशल, यहाँ पे देखिए, द्विमुखीय पटल, काउंटर, मोतियों की माला, बिंदु सीट, डार्ट पेपर या गिनतारा। तो यहाँ पे जिसकी आवश्यकता है वह है बिंदु सीट, डॉट पेपर। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 41 है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। अब कक्षा 5 में देखिए, डिस्कशंस होते हैं। आपको पता है कि बच्चों के बीच कुछ टॉपिक दिया जाता है, उस पर डिस्कशन। अब गणित का टॉपिक दिया गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, तो इसको डिस्कस करना है। और इस क्रियाकलाप से, यह कराने से, यह बच्चों को क्लास में यह डिस्कशन कराने से क्या फायदा होता है, किस चीज को प्रोत्साहन मिलती है, यही आपको बताना है। तो मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो देखिए, इससे कभी भी बच्चे को डिस्कशन में पार्ट लेगा वह, तो किसी भी सिचुएशन का वह विश्लेषण कर पाएगा और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कर पाएगा अपने जो उनके सहपाठी हैं उनसे। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा
वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उनमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो यह किसका लक्षण है? तो यह जो लक्षण होता है वह डिसकैलकुलिया का होता है, गणितीय अक्षमता का, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बहुत बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़िए, यहाँ पे देखिए, शब्दों में व्यस्त समस्याओं को हल करने के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो टूल्स होते हैं बच्चे के लिए, व्यवहारिक उपकरण जो होते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे, एक तो रॉड्स होती हैं कई सारी, और उसके बाद आप देखते होंगे बॉक्सेस होते हैं, जैसे आपका लूडो की गिट्टी होती है। तो मतलब छोटे मोटे खिलौने टाइप के होते हैं जिनसे बच्चों को मैथ्स की समझ या थोड़ा खेल से उनकी समझ बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए यह बहुत मदद करते हैं किसमें, शब्दों में व्यस्त समस्याओं को हल करने में, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो यही चौथा जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। मूल गणितीय संकल्पनाएं जो हैं उनको समझने में यह जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं वह मदद करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुले अंत वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा? यहाँ पे देखिए 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये 45 आ जाएगा। मतलब यह एक ही मान है। अब ओपन एंडेड, खुला अंत, मतलब ऐसा प्रश्न जहां पे कई सारी पॉसिबिलिटीज हों सॉल्व करने की, कई सारी टेक्निक्स हो। ठीक है, मतलब बच्चा उसमें, आप खुले अंत में क्या होता है, बच्चा खुद से प्रयास करता है, खुद से दिमाग लगाता है। ठीक, तो आप 15 और 3 को गुणा किस प्रकार करेंगे? तो ये भी 15 और 3 का गुणा, 15 गुणे 3 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा। 1 गुणे 45 लिखेगा तो भी उसे 45 मिलेगा, और 9 गुणे 5 लिखेगा तब भी 45 उसे मिलेगा, 15 गुणे 3 लिखेगा तब भी 45 मिलेगा। या अगर वह भिन्न वाली संख्याओं को भी जोड़ लेता है तो भी तरह तरह की भिन्न वाली संख्याओं को अगर वह लिखता है, जैसे 3/5 लिख दे वह और गुणे में लिख दे 45, तो 5 से काटेगा तो ये आ जाएगा 15, 15 का 3 में गुणा होगा 45। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यही तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यही सही हो जाएगा। कोई दो संख्याओं को लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब संख्या रेखा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अब 15 एक बार, फिर उसके बाद 15 आगे बढ़ेगा तो 30, फिर 15 एक बार तो 45। तो इस तरीके से 15 का 3 बार मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खुले अंत वाला, वह तीसरा हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। तो इस समस्या का जो कारण होगा वह देखिए यहाँ पे पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। यही ऑप्शन जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए, मतलब गणित की कोई एक अच्छी किताब की अगर आपकी विशेषता आपको बतानी हो तो वह क्या होगी, मतलब उसमें क्या चीजें होनी चाहिए? तो वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो यह कोई विशेषता नहीं हुई। किताब का मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो यह हुई बात कि हाँ, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हों विद्यार्थियों को वह एक कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए ताकि बच्चा रिलेट कर पाए और अच्छे से समझ पाए। तो यह दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथावत
अभ्यास किया जा सके। अब केवल अभ्यास से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। अब चौथा देखिए, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 47, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है वे है। अब अलग अलग ज्यामितियां हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सर्कल है, वृत्त है, और 3D में जाएंगे तो घन, घनाभ, सिलेंडर, ये सारी चीजें हैं। तो इसको अगर बच्चा अलग अलग कर ले रहा है तो वह मानसिक स्तर पे किस स्तर पे है, तो वह शून्य स्तर पे है, स्तर शून्य पे, और मानसिक चित्रण के स्तर पे है। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। तो देखिए, गणित की कक्षा में संप्रेषण, कम्युनिकेशन, जब बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ टॉपिक डिस्कस करता है तो इससे क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं बच्चे किसी टॉपिक पे। ठीक है, तो गणित के विचार को सुव्यवस्थित करना, संचित और स्पष्ट करना, मतलब कि जो भी गणित का कॉन्सेप्ट बच्चा सीखा है वह उसके दिमाग में व्यवस्थित रूप से सटीक ढंग से बैठ जाए, वह उसको संचित कर ले और उसमें स्पष्ट हो जाए। यही होता है क्षमता के, यही होता है संप्रेषण के द्वारा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 49 है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है किस अवस्था में है? परिणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था में, या फिर उपादान अवस्था में, या फिर संक्रियात्मक अवस्था में? तो अगर बच्चा सब कुछ कर ले रहा है, ठीक है, तो वह है उपादान अवस्था में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 50 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? चारों ऑप्शंस में पढ़िए और जो सबसे सटीक लगता है उसको उत्तर करिए। तो विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित की तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है वह कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने में बस सहायता करना चाहती है, प्राथमिक स्तर पे बस यही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है यह बताना है। संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना। तो यहाँ पे संख्या की समझ में देखिए संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना। तो पहले तो यहाँ पे समझ की बात की जा रही, तो वहां पे लिखना नहीं आएगा, अंक को लिखना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है? चौथा। बाकी सब है संरक्षण, पंक्तिबद्धता और गणना। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? गुणनखंड, गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ उत्तर है, आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जब अध्यापक ने 36 टाइलों को आयत के रूप में लगाने को कहा है तो वह 36 के गुणनखंड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल 36 के गुणनखंड से जुड़ा हुआ है, और गुणनफल भी आना चाहिए क्योंकि मूल रूप से यही 36 टाइलें हैं, और क्षेत्रफल से भी जुड़ा हुआ है। आयतन जो होता है वह 3D होता है। ठीक है, तो यह आयतन से नहीं जुड़ा है, इसीलिए जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा संबोधित नहीं किया जा सकता, चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा आयतन, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 53 है 10,000, 10,100, 10 दहाई बराबर है 10,000। तो आप लिख लोगे इस तरीके से 10,100, 10 और 100 यानी कि 10 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका 1,000 और इसके बाद 10 दहाई, तो 10 गुणे दहाई मतलब 10, तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए 100 और 1000 और 10,000, 100 और 1,000 ये हो जाएगा 11,000 और ये हो जाएगा 100, 11,100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 11,100, तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 54, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। अब देखिए 11 से जब हम भाग करेंगे 12,112 में, तब हमको जो शेषफल मिलेगा वह 1 मिलेगा, और 13 से जब 13,223 में हम भाग करेंगे तो हमको शेषफल जो मिलेगा वह 2 मिलेगा। तो दोनों शेषफलों का यहाँ पे देखिए देने पे प्राप्त शेषफलों का योग है, तो 1 धन 2 कितना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। अब देखिए लिखा हुआ है 56,431, 6 के स्थानीय मान, 6 किस स्थान पे है? 1000 के स्थान पे है 1000 के, तो 6 में गुणा होगा 1000 से, तो 6 का जो स्थानीय मान आ जाएगा वह आ जाएगा 6,000, और 4 का जो है वह अंकित मान, अंकित मान वही रहता है, जो नंबर का मान रहता है वही रहता है, नंबर कहीं पे भी हो, उसका स्थान प्लेस कहीं पे भी हो, उसका जो अंकित मान होता है वह उतना होता है। 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा हमेशा, वह किसी भी स्थान पे चला जाए। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, तो 6,000 और -4 हो जाएगा, दोनों में कितना डिफरेंस है यही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 5,996। तो चौथा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। अब यहाँ पे देखिए अगर 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज का हम बात करें, मल्टीपल का, सबसे जो तीनों में कॉमन हो और तीनों का ही गुणज हो और सबसे छोटा गुणज हो, मतलब इन सभी का मल्टीपल हो, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इसका एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम जो आएगा उसका गुणा हमको करना है, किसमें करना है? देखिए 30, 36 और 42 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड को, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 30, 36, 42 का हमें HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है, और दोनों का गुणनखंड, दोनों का गुणा कर लेना है। तो एलसीएम निकालिए, देखिए कितना आएगा। देखिए 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे, बचेगा 15, और इसको 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब देखिए 36 को कितना लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो दूनी 4, त्रिक 12, 12 त्रिक 36। इसके बाद देखिए 42, तो 42 हो जाएगा 2 गुणे 21 होता है, तो 3 गुणे 7। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम जब लिखेंगे तो सभी बड़ी घातों को लिखते हैं, तो देखिए 2 सबसे अधिक बार कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 सबसे अधिक बार 2 बार आ रहा है। फिर देखिए 3 सबसे अधिक बार 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ आ रहा है। फिर देखिए 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है, तो 5 और 7 भी लिखेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36, 36 पच्चे हो जाएगा 180 और गुणे 7, ठीक, ये हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें सभी में, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 0, 8 सत्ते 56 हासिल लगेगा 5, फिर 7 और 5 12, तो 1260 ये आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 1260। अब इसके बाद देखिए HCF हम लोग लिखते हैं। HCF में देखिए जो हर जगह प्रेजेंट होता है वही टर्म लिखा जाता है। अब देखिए 2 हर जगह है, ठीक है, 2 एक बार हर जगह है, तो 2 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए 3 जो है वह एक बार कम से कम हर जगह है, 3 हो जाएगा, यानी कि और कोई पद हर जगह नहीं आ रहा है, तो 2 गुणे 3 6, ये 6 HCF हो जाएगा।
अब देखिए HCF आ गया, अब इन्हीं दोनों का गुणा कर लेना है। 1260 गुणे 6 हो जाएगा, तो देखिए 0 6 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1 6 का नाम 6 और 1 7, तो 7560 7560। यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन है 7560, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 7 के गुणज है निम्न। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 84 के गुणनखंड और जो 7 के गुणज है। 84 के गुणनखंडों को अगर आप लिखें तो इसमें आ जाएगा 2 4 6, ये सारे आएंगे, लेकिन हमको लेना क्या है, हमको लेना है केवल जो 7 के गुणज है। ठीक है, तो अब देखिए 7 के गुणज में 7 जो होता है वह 84 को पूरा पूरा डिवाइड करता है और 14 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसके बाद आप देखेंगे 21 भी पूरा पूरा 84 को डिवाइड करता है और 7 का भी गुणज है। और इसके बाद आप देखिए 28 के बाद आप देखो 42 और 84 खुद। ठीक है, धनात्मक गुणनखंड 84 एक खुद का भी गुणनखंड होगा। तो अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, इन गुणनखंडों का योग आपसे पूछ रहा है, तो 7 और 14 ये हो जाएगा 21 और 21 हो जाएगा 42 और 28 इसमें जोड़ेंगे आप तो 50 तो 70 हो जाएगा। 70 और 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 और धन 84 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 9 और 196। तो चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा 196, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। अब देखिए 8:49 जब हो रहा है दिल्ली में, ठीक है, तब यहाँ सिडनी में क्या हो रहा है, सिडनी में 1:19 AM हो रहा है। यहाँ जब PM हो रहा है 1:19 AM हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अंतर देख लीजिए कितने का है। अब देखिए यह रात के 8:49 हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 9 बजे से 11 मिनट पहले, और यहाँ पे देखिए रात 12 बजे के बाद 1 बजा है और 19 मिनट। ठीक, तो 11 मिनट बाद यह देखिए 9 PM हो जाएगा। 11 मिनट बाद यह 9 PM हो जाएगा। तो 9 PM पे देखिए कितना होगा, 9 PM पे यहाँ कितना हो जाएगा 11 मिनट बाद 1:30 PM। अब डिफरेंस आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखिए 9 के बाद 10 बजेगा, 1 घंटा ये, फिर 11, फिर 12, 3 घंटे हो गए, 9 3 12, फिर 1 बजेगा 4 घंटे और 30 मिनट और 4.5 घंटे, यानी कि डिफरेंस कितना है 4 घंटे 30 मिनट का। अब जब भी आपको टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगले दिन का, जैसा कि प्रश्न में लिखा था, जब भी आपको टाइम निकालना होगा, अगर आपको दिल्ली का टाइम पता है तो 4 घंटे 30 मिनट जोड़ दीजिए, सिडनी का टाइम मिल जाएगा, और सिडनी का टाइम पता है तो 4 घंटे 30 मिनट घटा लीजिए, आपको दिल्ली का टाइम मिल जाएगा। अब देखिए दिल्ली का टाइम आपको पता है 11:19 AM हो रहा है, यानी कि सुबह के 11:19 हो रहे हैं। अब इसी में 4 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, तो 11 के बाद देखिए 12 बजेगा। ठीक है, 12 और 12 बजे ये PM हो जाएगा, क्योंकि सुबह रात में एक बार चेंज होता है, एक बार दिन के 12 बजे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 11:19 AM के 4 घंटे 30 मिनट बाद में अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो यही हमको निकालना है। तो देखिए 11 बज रहे थे तो 12 बज जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, 3 बज जाएगा और उसमें 30 मिनट और जोड़ दीजिए 19, 11:19 AM में, तो 3:49 PM हो जाएगा। ठीक, 3:49 PM। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 59 है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसके बीच की दूरी होगी। अब 100 आधा सेंटीमीटर बराबर है 125 किलोमीटर के, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा
अगर हम लोग यूनिट मापा जाए तो ये हो जाएगा 250 किलोमीटर। ठीक है, अब 2000 को हमें 250 से भाग दे देना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा। अब देखिए 8 आ जाएगा, तो मतलब 8 यूनिट 8 सेंटीमीटर दूरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे दूरी है तो 250 किलोमीटर होगा, और 8 सेंटीमीटर दूरी है तो 2000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है यह बताना है। 2009 मिलीलीटर में होगा 2 लीटर। 9 मिलीलीटर बिल्कुल सही है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर। अब 25 शतांश, 25 का 100वां भाग, तो यह भी सही है, यह भी सही है। फिर देखिए 0.57 बराबर है इसके, बिल्कुल। इसके बाद शून्य आप लिख सकते हैं, कितना भी शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथा देखिए, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 45 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर का 30 गुणे 30 यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप मीटर को बदल दीजिए तो 450 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा कितना? 0.2 मीटर को करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ है 900 सेंटीमीटर, यहाँ है 9000, तो ये गलत है, ये गलत दिया गया है, और गलत ही हमें चूज करना है। कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। इस तरीके से पूरा पेपर यहाँ पे दोस्तों मैंने आपका सॉल्व करा दिया। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में आप जरूर शेयर करिए। कम से कम 5 मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में अपनी गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। और अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा, सारी चीजें आप कमेंट करके अपने सवाल सुझाव सब कुछ आप बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें, मिस ना करें। और सभी जो लिंक हैं वीडियो की आपको, और प्रीवियस ईयर सारे हमने सॉल्व करा दिए हैं, आपको पता है। तो लिंक जो है वह नीचे वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैथ के सामने का क्लिक करेंगे आप, तो आपको मैथ से जुड़ी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और बाकी सब्जेक्ट्स भी करा दिए गए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़िए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।